सीन कुछ वहां से शुरू होता है जहां पे उनके घर में आग लग चुकी होती है और घर मुकम्मल तौर पर जल चुका होता है। नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल तो था, मगर ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से फराहम की जाने वाली रिहाइश गाह थी, इसीलिए उसका नुकसान पूरा हो ही जाने वाला था। और ये सालार के साथ पहली दफा नहीं, दूसरी बार हुआ था। पहली बार उसने गांव में अपने स्कूल की इमारत को यूं खाकिस्तर होते हुए देखा और इस घर के मलबे को देखते हुए उसने जो सोचा था वो स्कूल की राख देखकर नहीं सोचा था। तब उसने इमामा की फैमिली को हर नुकसान का जिम्मेदार ठहराया था और कहीं भी उसने ये नहीं समझा या सोचा था कि ये उसके अपने किसी अमल की भी सजा थी, कोई तंबीह थी जो उसे की जा रही थी। वो सूद से कमाए जाने वाले पैसे से फलाह आमा का काम करने की कोशिश कर रहा था और ये कैसे मुमकिन था कि अल्लाह उसे कबूल करता। आज एक बार फिर वो ऐसे ही एक मलबे के सामने खड़ा हुआ ये समझ पा रहा था कि वो उसका रिस्क था जिससे सिर्फ शर निकल रहा था, खैर नहीं। घर को लगने वाली आग में वो छोटी मोटी सारी ज्वेलरी, सेविंग्स, सर्टिफिकेट्स और उसके बच्चों के इंश्योरेंस के पेपर्स राख हो गए थे या लूट लिए गए थे। इमामा को शादी में सालार की फैमिली की तरफ से मिलने वाला जेवर पाकिस्तान में ही एक लॉकर में था। यहाँ इमामा के पास सिर्फ वो छोटी मोटी डायमंड की ज्वेलरी थी जो वक्तन फवक्तन अमेरिका या अफ्रीका में खरीदती ही रहती थी, लेकिन उस छोटी मोटी ज्वेलरी की कीमत भी 40 लाख से कम नहीं थी। उस घर में और भी बहुत कुछ जल गया था जिसका इमामा को सदमा था, लेकिन सालार को नहीं था। उसके लिए बस यही काफी था कि उसका खानदान सलामत था। वर्ल्ड बैंक ने अपने तमाम मुलाजमीन के नुकसानात को पूरा करने का सिलसिला शुरू कर दिया था और यह काम हंगामी बुनियादों पर हो रहा था। तमाम मुलाजमीन को अपने क्लेम्स दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन सालार सिकंदर ने कोई क्लेम दाखिल नहीं किया था। उसे अब उस पैसे से खौफ आ रहा था जो जब भी उसके पास आता उसकी हलाल की कमाई को भी अपने साथ खसो खाशाक कर देता था। वो एम्बेसी से एक 5 स्टार होटल में मुंतकिल हो गए थे और हमीन अमेरिकन एम्बेसी के ही अस्पताल में था। तभी सालार इमामा से कहने लगा, मैं चाहता हूं कि जब भी डॉक्टर्स हमीन को सफर के काबिल करार दें तो तुम बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली जाओ। सालार ने एक रात इमामा से कहा था, लेकिन क्यों? वो नाखुश हुई थी। इसीलिए कि जो कुछ कांगू में हो चुका है मैं अब तुम लोगों के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता, समझ रही हो ना तुम? इमामा कुछ देर पहले उसके लिए कॉफी बनाकर लाई थी और कई दिनों बाद उन्हें रात के इस पहर आपस में बात करने का मौका मिला था। हमीन अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला था और सालार जैसे उनको वापस भेजने के लिए घड़ियां गिन रहा था। अगर ऐसी बात है कि कांगू इतना गैर महफूज है सालार, तो तुम यहां क्यों रहना चाहते हो? तुम भी हमारे साथ वापस चलो ना, इमामा ने जवाबन कहा और वह गहरा सांस लेकर रहा। इमामा ने जवाबन कहा और वह गहरा सांस लेकर रह गया। मुझे बहुत सारे जरूरी काम हैं यहां, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं फिलहाल नहीं जा सकता यहां से। उसने घूंट लिया। फिलहाल? इमामा ने जवाबन पूछा। हाँ, अगले 5 साल तकरीबन। हरगिज नहीं। इमामा ने कॉफी का कप उसी तरह रख दिया। मजीद किसी सवाल जवाब के बगैर उसने अपना फैसला सुना दिया। इमामा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जिद मुझे कमजोर कर देगी। तुम और बच्चे यहां रहोगे तो मैं बहुत परेशान रहूंगा, अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा। तुम लोग महफूज। और फिर इमामा ने उसकी बात काट दी। तुम्हें लगता है तुम यहां कांगू में बैठे रहोगे तो मैं और बच्चे पाकिस्तान में ऐश करेंगे? तुम सिर्फ अपने सुकून के लिए मुझे बेसुकून करना चाहते हो? मैं नहीं जाऊंगी सालार, मुझे वहीं रहना है जहां तुम रहोगे, बस। वो उसकी शक्ल देखकर रह गया था। वो उसके हर लहजे से वाकिफ था और जानता था वो इस जिद से नहीं हटेगी। डॉक्टर सब्त अली ने कहा था उसे इमामा से जो तकलीफ मिली थी वो उसके अपने आमाल का नतीजा थी, लेकिन वो उनसे ये पूछना चाहता था कि उसे उसके साथ में जो सुकून मिला था वो किस नेकी का सिला था। और सीन हुआ यहीं पे खत्म। अगले सीन में वर्ल्ड बैंक और अमरीकी हुकूमत ने अगर वॉशिंगटन में सालार सिकंदर के साथ मुज़ाकरात में से फ्री हैंड की जमानत दी थी तो उन्होंने यह वादा पूरा भी किया था। उन्होंने सालार सिकंदर को अफ्रीका के सयाहों सफेद का मालिक बनाकर वहां भेजा था। वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ खितों के लिए मखसूस वाइस प्रेसिडेंट्स में से पहला और वाहिद वाइस प्रेसिडेंट था वो जिसके पास काम करने की इतनी आजादी और इख्तियारात थे और जिससे वर्ल्ड बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही नहीं अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट भी वक्ती तौर पर दब रहा था।
सालार सिकंदर उनका वो प्यादा था जो बैठे बिठाए प्यादे से बादशाह बन गया था और इस चेस बोर्ड पर मौजूद तमाम अहम मोहरों को यकदम उसको बादशाह की हैसियत देनी ही पड़ी थी। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के नायब सदारत कबूल करने के अगले दिन उसने कंशासा जाने से पहले पहली बार वॉशिंगटन में अहम तरीन न्यूज चैनल्स के नुमाइंदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो पेट्रोस इबाका की मौत के बाद उसकी पहली रस्मी बातचीत थी जिसमें उसने कांगो में वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट के हवाले से माजी में होने वाली ज्यादतियों का अजाला करने की यकीन दहानी कराते हुए वर्ल्ड बैंक पर की जाने वाली तनकीद को खुले दिल से तस्लीम किया था। उसने बैंक का दिफा नहीं किया था। सालार सिकंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड बैंक इंतजामिया के लिए खसियाहट का बायस होने के बावजूद सिर्फ इसलिए हौसला अफजा थी क्योंकि उसमें सालार सिकंदर ने अफ्रीका के बदतरीन मुआशी और मुशरती हालात में वर्ल्ड बैंक से होने वाली गलतियों के बावजूद उसकी वहां जरूरत और किरदार की अहमियत पर जोर दिया था, खासतौर पर दुनिया के बदलते हुए हालात में। उसकी इस पहली कॉन्फ्रेंस की अहम बातें अफ्रीका के बड़े बड़े अखबारात ने अगले दिन हेडलाइंस के तौर पर लगाई थी। कांगो के अवाम के लिए सालार सिकंदर का चेहरा इस्तेहसाली साम्राज्य का चेहरा नहीं था, उनके लिए वो पेट्रोस इबाका के एक करीबी और काबिल एतमाद साथी का चेहरा था। वो कांगो में आने के बाद पेट्रोस इबाका की मैयत वापस आने से पहले कांगो के तूलो अरूज में हर उस कबायली लीडर से मिला था जो पेट्रोस इबाका का साथी था और जो कबाइलों में थोड़ा बहुत असर रसूख रखता था। पेट्रोस इबाका के खानदान ने उसकी मौत के बाद किसी भी गैर मुल्की इदारे या हुकूमत के नुमाइंदों से मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन सालार सिकंदर की मुलाकात की दरखास्त को उन्होंने रद्द नहीं किया था। सालार सिकंदर ने वर्ल्ड बैंक की इंतजामिया के जरिए अमरीकी हुकूमत को यह बात बावर कराई थी कि इबाका की लाश की बाइज्जत वापसी कांगो और अफ्रीकी अवाम के दिलों में इस गुस्से को खत्म करने में मुआवन साबित होगी जो उसके मुर्दा जिस्म को अमरीका जबरदस्ती वहीं रख कर बढ़ा रहा था। अमरीकी हुकूमत उसके कांगो वापसी के 2 हफ्ते बाद इबाका की मैयत वापस भेजने पर तैयार हो गई थी। कांगो की हुकूमत ने गैर मुल्की हुकूमतों के उन नुमाइंदों से जो तदफीन में शरीक होना चाहते थे माजरत कर ली थी कि वो इबाका की तदफीन में शरीक होने वाले लाखों अफराद के मुतवक्का हजूम में ना तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं और ना ही उनकी हिफाजत की जमानत। वर्ल्ड बैंक की इंतजामिया और स्टेट डिपार्टमेंट ने सालार सिकंदर को भी इबाका की आखिरी रसूमात में शरीक होने से रोका था, जिसके लिए उसे इबाका की फैमिली ने मदऊ किया था और सालार ने इस दावतनामे को कबूल कर लिया था। इमामा भी उसके फैसले से नाखुश और खौफजदा थी और उसने उसे समझाने और रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो उस वक्त तक ये कोशिश करती रही थी जब तक इबाका की लाश कंशासा पहुंच गई और उसी शाम उसकी तदफीन के इंतजामात हो रहे थे। सालार सिकंदर उसकी उस मिन्नत समाजत के दौरान एयरपोर्ट जाने से पहले 2 नफल पढ़ने के लिए खड़ा हो गया और वो बेबसी से बच्चों को लिए बैठ गई थी। तभी सालार कहने लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बच्चों को लेकर फौरी तौर पर पाकिस्तान चली जाना, इस इंतजार में मत बैठी रहना कि मेरी डेड बॉडी तुम्हें मिल जाए। उसने नफल पढ़ने के बाद पहला जुमला उससे यही कहा था और उस वक्त अपने बेडरूम में था। बच्चे दूसरे कमरे में थे और इमामा उनके पास से उठकर उसे समझाने आई थी और उसकी नमाज खत्म होने के इंतजार में बैठी थी और उसने जाए नमाज तय करते हुए बड़े इत्मीनान से यह कहा था। इमामा के दिल पर चोट पड़ी। तुम वाकई बहुत बेरहम हो सालार, उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए सालार से कहा। तुमसे कम, सालार ने हंसते हुए से अपने साथ लगा लिया था। फिर वो दूसरे कमरे में अपने बच्चों से मिलने आया। जिब्रील बाप के साथ ही दरवाजे तक चला आया और दरवाजे से निकलते हुए उसने इमामा को खुदा हाफिज कहा तो उसने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम वापस आ जाओगे ना सालार? वो बरसती आंखों से मिन्नत भरे अंदाज में उससे कह रही थी, यूं जैसे वो उसकी बात नहीं टालेगा या शायद रुक ही जाएगा। उसने इमामा से नजरें मिलाए बगैर अपने बाजू से उसका हाथ उठाकर उसे नरमी से चूमा और कहा इंशाल्लाह। फिर झुककर अपनी टांग से चिपके जिब्रील को उठाते हुए उसका मुंह चूमा और कहा अपनी मम्मी और बहन भाई का ख्याल रखना। आई ऑलवेज डू बाबा। जिब्रील ने उसे यकीन दिलाया और सालार ने एक बार फिर उसका मुंह चूमा और उसे कहा आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। सालार ने उसे गोद से उतार दिया और सबको खुदा हाफिज कहा और दरवाजे में बरसती आंखों के साथ खड़ी इमामा को देखे बगैर। इसी के साथ ये हुआ सीन खत्म और इसी के साथ ये एपिसोड भी।
کیا ہونے والا ہے سالار کے ساتھ جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.